हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। अपना आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक जो भी दे रखे हैं अपने पास, एग्रीकल्चर, क्रॉप, हम कैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। एग्रीकल्चर के बारे में हमने आपको बता दिया है। क्रॉप की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और क्रॉप ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनको हमने पढ़ लिया था। खरीफ, रबी और जायद, ये तीन प्रकार की फसलें सेशंस के आधार पे हम उगाते हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आगे है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती जो की जाती है, खेती करने की जो सारी स्टेप्स है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस करते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम मिट्टी तैयार करते हैं। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वह था इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम खेत में मिट्टी तैयार करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक किसान क्या करता है, अपने खेत की मिट्टी जो होती है उसे तैयार करता है। उसे तैयार करने के लिए उसे क्या करना होता है, सबसे पहले जब एक फसल उसने काट ली है, किसान ने जब फसल काट ली है, उसके बाद में वो क्या है, खेत को बिल्कुल खुला छोड़ता है। खेत के अंदर जो भी फसल का पार्ट रह गया उसे उसको बाहर निकालता है। जो फसल की जो पिछली फसल थी उसकी जड़ें रह गई, उन सब चीज़ों को बाहर निकालता है और उसके बाद में उसमें हल चलाता है। प्रिपरेशन मतलब ऐसे तैयारी होती है, पूरे खेत में हल चलाए जाते हैं। तो जो प्लगिंग होता है उससे क्या होती है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर, देखिए पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों को हर एक पार्ट से एब्जॉर्ब करनी होती है। नीचे जो रूट्स होती है वह भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। तो एक फसल अगर वहाँ रही 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सॉइल डिक्रीज हो जाएगी। तो उसे वापस से लेवल पे लाने के लिए, उसे वापस से ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, उस मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपने क्रॉप्स के लिए लाभदायक होते हैं। जब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाएगा तो उसमें वह माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे, उनमें वो माइक्रोब्स आ जाएंगे ताकि अगली फसल जो आएगी उसके लिए वह फ़ायदेमंद हो। और उससे एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि मिट्टी जो होती है, जो अपनी पकड़ बना लेती है 3-4 महीनों में, वो थोड़ी ढीली हो जाती है। उससे क्या होता है, अगली फसल को अपनी रूट्स वहाँ डालने में, अपनी रूट्स वहाँ फैलाने में कोई भी समस्या नहीं होती है। इस प्रकार से मिट्टी प्रिपेयर की जाती है। ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में था सॉइंग, मतलब जब मिट्टी तैयार हो गई तो हल चलाने के बाद में खेत को कम से कम 10 से 15 दिन तक छोड़ा जाता है ऐसे ही। उसके बाद में क्या किया जाता है, दोबारा खेत को तैयार किया जाता है, प्लेन किया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर सोइंग का काम होता है, मतलब बीज खेत में डाला जाता है, बीज बोया जाता है। पूरे खेत में जो भी हमें फसल उगानी है उसका बीज डाल दिया जाता है। ये सेकेंड स्टेप होती है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, जब 4 से 5 दिन में फसल जो है हमने बीज डाले हैं जिस फसल के, वो क्या है, अपने छोटे छोटे पत्ते या छोटे सा हम कहें एक पौधा बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब पौधा बाहर आ जाता है और 10 से 15 दिन का जब टाइम हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम खेत में कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा समझाने का टॉपिक था जो मैंने बता दिया था आपको। मैन्योर्स मतलब हो गया कि नेचुरल तरीके से जो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स हम कह सकते हैं, वो नेचुरल जो जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से बनता है, बहुत सारे जानवर होते हैं उनका जो गोबर होता है, और भी जो अपने घर में हम काम में लेते हैं, जैसे फल फ्रूट्स वगैरह जो भी बच जाता है अपने किचन में, उसे हम बाहर फेंकते हैं, मतलब एक जगह डाला जाता है, उसका एक गड्ढा खोद के और उसमें उसे तैयार किया जाता है। ये नेचुरली होता है, ये आपके मिट्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अच्छा, इसके तो फायदे ही फायदे हैं दोनों तरफ से, मिट्टी के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी और फसल के लिए भी। उधर फर्टिलाइजर्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स मैन्योर से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किस पे,
अपनी क्रॉप को ज़्यादा फायदेमंद होते हैं फर्टिलाइजर्स, और ये कम समय में ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती है। बस इसका नुकसान जो होता है वो होता है मिट्टी पे। अपनी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे इन द सेंस 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल में उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किसान ने एक बार खेती कर ली और उसकी पूरी पीढ़ी के लिए वो सफिशिएंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसान हर सीजन में अपनी खेत पे फसल उगाता रहता है। तो फर्टिलाइजर्स अगर अधिक यूज़ करता है वो, तो धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट टाइम उसने फर्टिलाइजर यूज़ किया तो उसके खेत में मान लेते हैं कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन थी वो 100 यूनिट हो गई। कितने यूनिट हो गई? 100 यूनिट। नेक्स्ट सीजन में किया 100 यूनिट हो रही है, नेक्स्ट सीजन में किया 100 यूनिट हो रही है। तो प्रोडक्शन उसका बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन 2-3 सीजन हो जाएंगे, 3-4 सीजन होने के बाद में वो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 100 से 98 पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो 95 पे आएगा। तो 15 से 20 साल में वो 100 का 50 पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से मिट्टी की जो नेचुरली उपजाऊ क्षमता है, जो नेचुरली तरीके से मिट्टी पेड़ पौधे उगा रही है, वो कम हो जाती है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के मैन्योर जो होते हैं वो केमिकली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, सॉरी, फर्टिलाइजर्स केमिकली बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। जबकि मैन्योर मैंने बताया अभी, ये नेचुरल होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से ही बन जाते हैं अगर हम इन्हें कुछ दिन किसी गड्ढे में या कहीं दबा के रखें। अच्छा, उसके बाद में आता है इरिगेशन। क्या आएगा? इरिगेशन मतलब सिंचाई। खेत में हम क्या करते हैं, फसल जो पौधे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता जो होती है वो अपनी 4th स्टेप होती है। जब हम उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, पौधे थोड़े थोड़े बाहर निकल चुके हैं और अब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि धूप जब गिरती है और हमें पता है पेड़ पौधों को वाटर भी चाहिए होता है, मिनरल्स के साथ साथ वाटर भी उनको नीडेड होता है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अच्छा, हमने इरिगेशन तक बात कर ली थी लास्ट क्लास में जो अपनी बात हो गई थी वो हो गई थी इरिगेशन तक। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे इरिगेशन के मेथड बताए थे आपको। कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे अपना जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो टॉपिक होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन मतलब बचाव। हम प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने पौधों को। देखो, प्रोटेक्ट 2 प्रकार से कहेंगे हम। यहाँ वीड्स की बात करिए, वीड्स की मैं बताऊंगा। उससे पहले प्रोटेक्शन देखो, एक किसान जो होता है उसका खेत होता है, उस खेत पे फसल लग गई तो उसे बहुत सारी चीज़ों से उसे बचाना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर उसके खेत के जो फील्ड है, पूरा उसका जो फील्ड है उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है तो दिन में किसान वहाँ दिन भर रह सकता है, रात में उसे भी रेस्ट करना होता है। तो रात के अंधेरे में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके से किसान ये काम करता है। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स देखिए, पहले वीड्स होते क्या हैं ये सुन लो। वीड्स होते हैं जब हम खेत में फसल उगा देते हैं, खेत में फसल उग रही है तो जैसे हमने गेहूं का पौधा लगाया है। कौन सा पौधा लगाया है? गेहूं का पौधा लगाया है। और गेहूं के पौधे के साथ साथ और भी अननेसेसरी, अनवांटेड छोटे छोटे दूसरे पौधे लग गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे अननेसेसरी, अनवांटेड पौधे गेहूं के पौधे के साथ उग जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वीड्स। अच्छा, तो आप ये सोच रहे हो कि सर अननेसेसरी पौधे उग जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है? देखिए, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, मतलब माता पिता और 2 बच्चे। एक परिवार जिसमें 8 सदस्य मान लेते हैं, जिसमें 4-5 बच्चे हैं, 2 माता पिता है। तो ये देखिए, क्या दोनों परिवारों का एक्सपेंडिचर जो होगा, दोनों परिवारों का खर्चा होगा वो समान होगा? क्या दोनों को समान जगह चाहिए होगी? क्या दोनों परिवारों को समान भोजन चाहिए होगा? अंतर आएगा ना। उसी प्रकार से सेम वही वाला अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे तो एक फील्ड में भी क्या होता है, अगर यहाँ मैं 5 पौधे लगाता हूँ और एक इस दूसरे फील्ड में मैं वही 5 पौधे लगाता हूँ, लेकिन उन 5 पौधों के साथ 5 दूसरे पौधे और उग जाते हैं,
तो सेम स्पेस मतलब जितना इसका फील्ड है उतना ही फील्ड इसका है। इसमें 5 ही पौधे हैं जबकि इसमें टोटल 10 पौधे हो गए। तो जितना न्यूट्रिएंट्स यहाँ चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जितना स्पेस यहाँ है उतने स्पेस में यहाँ काम नहीं चलेगा। जितना वाटर यहाँ नीडेड होगा उतने वाटर में यहाँ काम नहीं चलेगा। और ये एक चीज़ अगर हम नहीं बढ़ाएंगे इन चीज़ों को, और बढ़ाएंगे तो भी, जैसे स्पेस का कैसे बढ़ा सकता है किसान, वो खेत जितना उतना ही, तो उससे क्या होता है अपनी जो फसल होगी उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। द अनवांटेड, देखिए यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। खेत में अनवांटेड अननेसेसरी जो भी प्लांट्स, जो भी पौधे हो जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वीड्स। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये एग्जाम्स में। सीड्स ऑफ दीज वीड्स स्प्रेड थ्रू द एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे ये खेत में कहाँ से आ रहे हैं। हमने खेत में गेहूँ लगाया, उसके साथ साथ बहुत सारे पौधे और भी हो गए, कहाँ से आ रहे हैं वो, किधर से आ जाते हैं। बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। हो सकता है वो हवा में उड़ के आ गए कहीं से, हो सकता है वो पानी के साथ बह कर आ गए। बर्ड्स भी तो होते हैं, बर्ड्स के साथ भी हुआ है माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, उसके अलावा एनिमल्स के साथ भी और भी तरीका होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि एक किसान है, उसने गेहूँ लगाना है, तो गेहूँ लगाने के लिए उसके पास उसका बीज होना चाहिए। कुछ सिचुएशन में अगर उसके पास बीज नहीं हुआ, कुछ सिचुएशन में उसके पास बीज नहीं हुआ, तो वो कहीं और से उसे खरीद के लाता है। और वो खरीद के लाता है तो उस बीज के अंदर जो हम घर पे बना रखते हैं, मतलब या तो हम स्टोर करके रखते हैं या कहीं से लाते हैं, उस बीज में भी बहुत सारे वीड्स के सीड मिले रहते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन में किसान क्या करता है, उसे खेत में लगा देता है और एक्स्ट्रा जो आता है वीड्स उग जाते हैं, उन्हें फिर बाद में उसे हटाना पड़ता है। तो ये वीड्स इस प्रकार से खेत में एंटर कर जाते हैं। आगे दे रखा है इसमें, वीड्स शेयर वाटर, सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स विद द क्रॉप प्लांट्स। अभी मैंने ये कहा पानी शेयर कर रहा है वो, सूर्य की प्रकाश जो है, सनलाइट, जगह, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स, चारों चीज़ें वो किसके साथ शेयर कर रहा है, क्रॉप के साथ। अब एक तो ऐसा होता कि वहाँ वीड्स नहीं होते और जितने ही सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने सारा जगह है, जितना सनलाइट, जितना वाटर, पूरा किसके पास जाता, क्रॉप के पास। लेकिन वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर उसके पास हिस्सा मांगने वाला कौन हो गया, वीड्स। अब आप कहोगे सर सनलाइट की कहाँ कमी आती है, कमी कैसे आती है। देखिए अगर एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा पौधा भी यहाँ लग रहा है, तो देखिए इसके लीव्स अगर हो सकता है, और वीड्स ना ग्रो बहुत जल्दी करते हैं, तो ये वीड्स जो होते हैं ना, अगर इसकी पत्ता, इसका जो लीव्स होती है इसके ऊपर आ रहा है तो वो सनलाइट यहाँ तक आने ही नहीं दे रहा, तो अमाउंट ऑफ सनलाइट इसके पास डिक्रीज हो जाता है। और अगर एक पौधा ये अकेला ही है तो जितनी लाइट आने वाली है इस पूरे पे आने वाली है, तो इस प्रकार से सनलाइट ये शेयर हो जाती है। ओके, तो ये हो गया वीड्स का टॉपिक। यहाँ पर और भी बता रखा है आगे, thus they compete with the crop plant, therefore their removal is necessary, otherwise crop plants do not get sufficient space, water, sunlight and nutrients to grow healthier। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, समझ में आ गया ये टॉपिक। तो यहाँ इसे साफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसान किस प्रकार से इनको हटाते हैं। पहला तरीका तो ह्यूमन, वो मजदूर लेके आए, क्या करे, जब फसल लग गई, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, तो किसान को पता है, वो जानता है कि कौन सा गेहूं का पौधा है, कौन अननेसेसरी है, तो वो क्या करता है, ऐसे मजदूर लेके आता है खेत पे काम करने वाले, जो आकर उनको उखाड़ कर, हाथों से उखाड़ कर अलग करते हैं। एक तरीका तो ये होता है, ये पहले बहुत ज़्यादा चला करता था, आज से लगभग 10-15 साल, 15 साल पहले। लेकिन अभी साइंस इतना डेवलप कर गया है, तो हम क्या करते हैं आजकल, जो वीड्स होते हैं इनको क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे वीडिसाइड्स बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं,
फसलों पे उस खेत पे डाले जाते हैं पानी के साथ, तो वो उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जितने भी वीड्स, जितने भी अननेसेसरी पौधे होते हैं सबको वो जला देते हैं। जला देते हैं इन द सेंस आग नहीं लगती उसमें, जला देते हैं इन द सेंस उसमें जब पानी के साथ वो डाला जाता है तो वो है उन वीड्स में कुछ ऐसी बीमारी पनप देते हैं ताकि वह वीड्स कुछ दिनों में सूख जाता है, अपने आप से सूख जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अपना टॉपिक। अच्छा, उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इसका, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। देखिए बात ये है, अगर जब खेत में फसल तैयार हो गई, पूरी फसल पक चुकी है, उसमें हमने पहले दाना खेत में डाला, उसके बाद में उसमें हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाले, उसके बाद में उसका हमने इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह की, हम प्रोटेक्ट भी कर रहे थे उसे, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर रहे थे, वीड्स जो है उनको भी निकाला हमने, और अपनी फसल पक के तैयार हो गई है पूरी, काटने के लिए अब हम उसे काट सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई, किसे कहते हैं हार्वेस्टिंग? फसल की कटाई। अच्छा, उसके बाद में आता है एक और पॉइंट, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब होता है उस फसल को काटने के बाद में उस फसल के अंदर से, मतलब कटी हुई फसल है उसमें से दाने को अलग करना, अनाज को अलग करना, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हेन क्रॉप पेट मैच्योर्ड दे यूजुअली टर्न येलो और गोल्डन और ब्राउन। तो ये कुछ ये किसानों के तरीके होते हैं, वो किसान फसल को देख के बता देते हैं कि यह है पक चुकी है और इसे अब काट लेना चाहिए। जब वो थोड़ा येलो इस कलर दे दे या गोल्डन या ब्राउन इस कलर दे दे तो हम कह सकते हैं अब ये फसल काटने के लिए तैयार है। हाँ, तो इसमें हम ये, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन क्रॉप शुड बी कट। ये वो टाइम आ जाता है जब पक जाती है तो हम फसल को काटते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। फसल का काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट इज आइदर डन मैनुअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखो हम जो एक क्या उसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहा जाता है। तो सिकल मतलब होता है एक ऐसा हाथ में पकड़ के फसल को काटने वाला औजार, समझ में आया? तो जब फसल को काटने का जो औजार होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो मैनुअली हम इंसानों के द्वारा या ह्यूमन उसमें लगते हैं, मजदूर लेके आते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरा हो सकता है मशीन से, हार्वेस्टर जिसे कहते हैं, मशीन भी ये काम कर सकती है। हार्वेस्टेड क्रॉप इज फर्दर dried and then animals such as bullock and buffaloes camels are made to walk। और देखो फिर क्या किया जाता है, जब फसल कट जाती है उसे सुखाया जाता है। जब वो सूख जाती है, फसल अच्छे से सूख जाती है, तब बैल होते हैं या फिर बफेलोज होती है या फिर हम कह सकते हैं कैमल्स, ये पहले के तरीके थे, पहले ऐसे किया जाता था। उनको सुखाने के बाद भी उस पर उन सबको चलाया जाता था, गोल गोल उन पर घुमाया। जो फसल सुखा दी गई है उसे इकट्ठा कर लिया गया है, सुखा दिया गया है, फैला दिया गया है, और उसके बाद में उसके चारों तरफ मतलब उसी के ऊपर ऊपर बैल या ऊँट या फिर भैंस इनको घुमाया जाता था ताकि उनके पैरों से वो बिल्कुल बाहर निकल जाए दाना। लेकिन ये काम अब नहीं होता है। अब जो होता है, अब हम क्या करते हैं, थ्रेसर जिसे किसान नाम दिया जाता है। थ्रेसिंग तो प्रोसेस होती है और थ्रेसर वो मशीन होती है जिससे हम पूरा दाना अलग करते हैं। तो बड़े बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, ये थ्रेसिंग जो करते हैं वो एक मशीन से करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सीजन, देखो पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, ये अपने जो होते हैं ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिन्हें हम फसल की कटाई पे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब फसल जब कटती है तो इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टोरेज। अरे फसल कट गई, दाना निकाल लिया हमने, तो अब उस जो भी अनाज जो है उस अनाज को हम स्टोर करके रखेंगे।
जो भी ग्रेन्स है, ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग आर ड्राइड इन द ओपन। जो भी अनाज निकला है उसे निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, पहले तो उसे सुखाते हैं, खुला रखते हैं ताकि वो पूरी तरह सूख जाए, सुखाते हैं। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गॉनी बैग्स। देखिए हम यहाँ कहते हैं बोरिया, जो बोरियाँ होती है जूट वगैरह से बनी रहती है, उन बोरियों में उन्हें भर लेते हैं और एक सही से टेम्परेचर पे, जैसे या वेंटिलेटेड कम्यूनिकेट हॉल। देखिए हम एक बड़े से हॉल में, जहाँ टेम्परेचर ना तो ज़्यादा है ना टेम्परेचर कम है, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वो फसल को नुकसान, मतलब दाने को नुकसान पहुंचाएगा, ग्रेन्स को। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक एवरेज सा टेम्परेचर जो उस अनाज के लिए सूटेबल हो वह मेंटेन करते हैं और उसे हम वहाँ गोडाउन में रख देते हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान के पास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो ऐसे स्टोर इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में जब उनकी रेट अच्छी मिले तब वो मार्केट में उसे निकालते हैं। तो वहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स भी वहाँ रखे जाते हैं। देखो स्टोरेज में बहुत सारी समस्या होती है। हो सकता है कि आपका अनाज खराब हो जाए, हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे चूहे हो जाए तो वो उसे ख़राब कर दे। तो इन सब चीज़ों से किसान को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में आता है एनिमल हैजबेंड्री। एनिमल हैजबेंड्री मतलब पशुपालन। पशुपालन जो है वो ज़्यादा आपके नहीं दे रखा है, सिंपल सा छोटा सा ये दे रखा है। तो किसान खेती करता है, तो खेती में करने पर उसके पास जो अनाज निकाल लेता है, उसके अलावा जो पार्ट बच जाता है फसल का, वह एनिमल्स के लिए एक तरह से फूड होता है। तो फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared and provided with proper food, shelter and care। देखिए हमें जानवरों से भी भोजन प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें दूध, हम बात करें मीट, हम बात करें एग, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, एनिमल से। तो उनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली उनको पाला जाता है, उनके लिए भोजन बनाया जाता है, उनको भोजन की व्यवस्था करनी होती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होती है, सारा हम सावधानी से उन्हें रखते हैं। तो ये जब काम होता है व्हेन डन ऑन ए लार्ज स्केल, तो ये काम जब बहुत बड़े स्केल पे होता है, जैसे किसी के पास 25-30 गाय है, भैंस है, भीड़ है, बकरी है या मुर्गियाँ है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसे कहते हैं हम एनिमल हैजबेंड्री। तो यह अपना टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ इस टॉपिक में जितना था हमने समझा दिया आपको, और पिछली क्लास में बताया था और इस क्लास में बताया था, सब कुछ आपका बता दिया गया है। तो इस टॉपिक को आप समझिए, पढ़े और इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे और क्वेश्चन आंसर इसके अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।